Good morning, students. In our last lecture, we have discussed about the merits of LPG policies. That were the positive points. That was not enough that we have studied about LPG policies, but it has another side, its dark side, that is the demerits of LPG policies. Let's discuss about these. The first one is neglect of agriculture sector. Students, we have discussed the basics of LPG policies and also the name suggests liberalization, privatization, and globalization. All these policies were directed or instructs to the industrial sector, all the industries, either service sector or manufacturing sector, but nothing was mentioned either positive or negative about the primary or agriculture sector in the LPG policies. That means the LPG policies completely neglected the agriculture sector or the primary sector. These policies just provide the growth instructions or directions to the secondary and tertiary sectors. That's why, as we know that the agriculture sector, agricultural activities are being performed in rural areas, and almost all the industrial activities are performed in urban areas or nearby urban areas. That's why, as the secondary sector and tertiary sector were growing, and the primary sector was not given any importance. That's why the gap between rural and urban area was also widened due to these policies, or these policies were resulted into widening gap of urban and rural areas, because rural economy was shrinking as compared to the urban economies, क्योंकि मेनली जो इंडस्ट्रीज थी वो अर्बन एरियाज में सेटअप हो रही थी, और ये जो एलपीजी पॉलिसीज थी वो इंडस्ट्रीज के लिए ही डायरेक्शंस आए, चाहे वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, सारी डायरेक्शंस जो थी इंडस्ट्रीज को ही जा रही थी। मींस इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट की, इंडस्ट्रीज को ग्रेटर फ्रीडम दी गई एलपीजी पॉलिसीज में, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया गया। एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ मेनली रूरल एरियाज़ में परफॉर्म की जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रूरल इकोनॉमीज़ थी वो श्रिंक हो रही थी, सिकुड़ती जा रही थी एज़ कम्पेयर टू द अर्बन इकोनॉमीज़। अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर था जो कि श्रिंक हो रहा था या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, सिकुड़ रहा था, उसका इम्पैक्ट सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को ही नहीं उठाना पड़ रहा था, जो नेगेटिव इम्पैक्ट था। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स इंडस्ट्रीज़ में भी देखने को मिले। एज वी नो दैट इंडस्ट्रीज़ demand for raw material, and that demand is being fulfilled by the agriculture sector or the primary sector. That means the primary sector provides the raw material to industrial sector. ये raw material provider का काम primary sector, क्योंकि primary sector finished goods जो है बहुत कम produce करता है, mainly raw material या intermediate goods ही produce की जाती हैं, and these raw form and intermediate goods are being used as a raw material in industrial sector to produce final or finished goods. Okay, मेनली प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, और ये रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है फिनिश्ड या फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। सो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ श्रिंक हो गई, रिड्यूस हो गई, तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन भी कम हो गया, और रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कम हुआ तो दैट मीन्स रॉ मटेरियल की सप्लाई भी कॉन्ट्रैक्ट हुई, श्रिंक हुई इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। जब इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्शन भी अफेक्ट हुआ, उनका प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर मेनली मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर को रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही रॉ मटेरियल की डिमांड करता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, जिनको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, मेनली सेकेंडरी सेक्टर ही इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर टर्शरी सेक्टर है हमारा, उनमें सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ को ही हम इंक्लूड करते हैं। तो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की ही बात हो रही है। ओके, सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी श्रिंक हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, एज अ रिजल्ट the supply of raw material also decreased, and if the supply of raw material decreased, the production of industries also gets affected. that means उनका जो प्रोडक्शन था वो भी कम हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो एक तरफ से तो उनकी जो रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हुई, दूसरी तरफ जो प्रोड्यूस्ड मीन्स थे या आउटपुट था जो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था, मेनली मैकेनाइज्ड मीन्स विच वर बीइंग डिमांडेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर ऑन ए लार्ज लेवल और लार्ज स्केल, उनकी डिमांड भी कम, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कम हो गई तो उन गुड्स की डिमांड भी कम हो गई जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती थी, बट दीज वर प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज़। वो गुड्स, वो कैपिटल गुड्स मेनली, जिनकी डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर करता था और वो प्रोड्यूस इंडस्ट्रीज़ में होती थी, मेनली लाइक थ्रेशर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, और सम मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ इरीगेशन
लाइक पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, ट्यूब लाइन्स, ट्यूबवेल्स हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ थी, सॉरी ये जो इनपुट्स थे जो कि इन एग्रीकल्चर सेक्टर यूज़ करता था या डिमांड करता था, एंड आउटपुट थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूस करता था इन्हें। तो जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कम हुई तो इन गुड्स की डिमांड भी कम हो गई। तो एक तरफ से उनकी सप्लाई, रॉ मटेरियल की सप्लाई इंडस्ट्रीज़ की कम हो गई, दूसरी तरफ से फिनिश्ड गुड्स जो प्रोड्यूस करती थी जिनकी मार्केट में डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर करता था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक होने की वजह से उनकी डिमांड भी श्रिंक हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट लेबर फोर्सेस भी कम हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को लेबर फोर्सेस जो थी प्राइमरी सेक्टर से ही अवेलेबल होती थी, जो कैजुअल लेबर्स थे। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक हुआ तो लेबर्स की सप्लाई भी कम हो गई, क्योंकि उन लेबर्स ने कुछ ऑल्टरनेट्स डेवलप कर दिए, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करनी शुरू कर दी, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में नहीं इंगेज करते थे अपने आप को। The next one is urban concentration of growth process. As we have discussed that all these policies were mainly focusing on industries, say service sector or मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस या पॉलिसीज़ इन एलपीजी में नहीं थी। तो और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रियल कंसर्न्स हैं, दीज वर इस्टेब्लिश मेनली नियर बाई सिटीज़ और इन सिटीज़ और अर्बन एरियाज़। दैट्स वाई जो रूरल और अर्बन इकोनॉमीज़ थी उनके बीच में एक गैप या एक गल्फ क्रिएट हो गया है। उनका बीच का जो गल्फ था, जो कि ऑलरेडी पहले भी था, गैप बिटवीन रूरल इकोनॉमीज़ एंड अर्बन इकोनॉमीज़, लेकिन एलपीजी पॉलिसीज़ ने उस गैप को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पॉलिसीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इंडस्ट्रीज़ मेनली अर्बन एरियाज़ में ही अपनी यूनिट सेटअप करती हैं। रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट की तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि 1990 तक जो थी पॉलिसीज़, उसमें गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखती थी कि रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए भी कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे सेटअप की जाएँ। इसके लिए गवर्नमेंट जो थी कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ बनाती थी कि उन इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट्स देगी जो रूरल एरिया में अपनी यूनिट सेटअप करेगा, जिसको हमने रीजनल बैलेंस के रूप में पढ़ा था। ओके, लेकिन यहाँ पे जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़ थी, इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को फ्री छोड़ दिया था अपनी लोकेशन चूज़ करने के लिए। दैट मीन्स देर वॉज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोकेशन। That means the industrialists were free to choose location according to their convenience. Okay, तो मेनली वहाँ पे अपनी यूनिट सेटअप कर रही थी इंडस्ट्रीज, जहाँ पे इनको इजीली या पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली अवेलेबल हो रहा था, और वो मेनली अर्बन एरियाज़ में था। लाइक मार्केट्स की कनेक्टिविटी, रोड्स या पावर सप्लाई, ये सारी फैसिलिटीज़ जो थी अर्बन एरियाज़ में बेटर अवेलेबल हो रही थी, इसलिए अर्बन एरियाज़ में इनकी इंडस्ट्रीज़ कंसनट्रेटेड थी, और इन सब एक्टिविटीज़ ने रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी के गैप को इंक्रीज़ कर दिया था। ड्यू टू दिस गैप a term has created, that is economic dualism. Economic dualism means the asymmetric distribution of resources for production which results in unequal income. That means resources का जो distribution था वो asymmetric था, symmetric नहीं था, means असमान था, equal नहीं था। जैसे कि हमने पढ़ा कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी अर्बन एरियाज़ में कंसंट्रेटेड थी, तो अर्बन कंसंट्रेटेड इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा डेवलप होने लगी हमारी, ज़्यादातर रिसोर्सेज वहीं पे इंगेज थे या ज़्यादातर रिसोर्सेज वहीं पे शिफ्ट हो गए। रूरल एरियाज़ में जो रिसोर्सेज की थी वो यू कैन से ए ड्रॉट ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बीन क्रिएटेड इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जो था रिसोर्सेज का सूखा पड़ गया, ड्रॉट क्रिएट हो गया रिसोर्सेज का, एंड दैट क्रिएटेड इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म। दैट मीन्स अर्बन एरियाज़ में रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल थे, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज और इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उनकी इनकम भी ज़्यादा होगी। तो अर्बन इनकम या अर्बन पीपल वर earning higher incomes whereas rural people were earning less income, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म हमने क्रिएट कर दिया था इन पॉलिसीज़ ने। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म ने सोशल ड्यूअलिज्म क्रिएट किया। दैट मीन्स सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो गया। अब रिच एंड पुअर के बीच की जो सोसाइटी थी उनके बीच के गैप्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, और इन गैप्स की वजह से मतलब रिच सोसाइटी और पुअर सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाने लगा लार्ज लेवल पे। दो सोशल ग्रुप्स अराइज हो गए इकोनॉमी में इस इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म की वजह से, रिच ग्रुप या रिच सोसाइटी एंड पुअर सोसाइटी। द नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। हम जैसे कि पहले पढ़े हैं कि पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी और कंट्री थी हमारी, उसके ऊपर पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म था। दैट मीन्स दूसरी जो गवर्नमेंट थी वो रूल ओवर कर रही थी, ठीक है। लगभग हम 200 ईयर्स या मोर देन 200 ईयर्स तक जो है उन्होंने हमें रूल ओवर किया। हम ब्रिटिश
कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कॉलोनी के रूप में डेवलप किया था। लेकिन 1991 में हम इकोनॉमिक कॉलोनी, वो था पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म, एंड 1991 में इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म हमने एक्सपीरियंस किया। क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो थी वो मेजर जो एमएनसीज थी या मेजर जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, जिनके पास कैपिटल काफ़ी ज़्यादा थी, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा करती थी, वो हमारी इकोनॉमी को या मार्केट को ड्राइव करने लगी थी। दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी में डोमिनेंस जो था वो एमएनसीज का ज़्यादा था। आवर इकोनॉमी हैज़ बिकम एमएनसीज डोमिनेटेड और आवर मार्केट्स हैज़ बिकम एमएनसीज डोमिनेटेड, ओके। और एमएनसीज हमारी डोमेस्टिक मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करने लगी, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनके पास इतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं थी, इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो थी एक डेवलपिंग इकोनॉमी थी। तो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल ना होने की वजह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे, मैकेनाइज्ड मींस डेवलप नहीं कर पाते थे। एज अ रिज़ल्ट उनका जो प्रोडक्ट्स थे उनकी इतनी ज़्यादा क्वालिटेटिव नहीं थे, या क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। दूसरी तरफ प्राइसेस भी उनके हाई होते थे, और दे कुड नॉट compete with the global giants in the market, domestic market as well as foreign market। हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ काफ़ी लो थी कैपिटल की कमी होने की वजह से। इस वजह से हमारी मार्केट को एमएनसीज डोमिनेट करने लगी, क्योंकि उनके पास कैपिटल काफ़ी ज़्यादा थी, मैकेनाइज्ड मीन्स थे, तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते थे, इसलिए उनकी कॉस्ट भी कम आती थी, तो लो प्राइसेस पे प्रोड्यूस कर देते थे, तो लो प्राइस पे प्रोवाइड भी कर देते थे। एज अ रिज़ल्ट उनके प्रोडक्ट्स की जो है डोमिनेंस हमारी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो गई। द नेक्स्ट वन इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। जैसे कि हमने पढ़ा कि एलपीजी पॉलिसीज़ ने नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ को फ्रीडम दी, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ को फ्रीडम मिली तो नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ मार्केट में एंटर होने लगी। जब इंडस्ट्रीज़ मार्केट में इंक्रीज़ हुई तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी या प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ थी, वैरायटी ऑफ गुड्स वर बीइंग अवेलेबल इन द मार्केट और वर मेड अवेलेबल इन द मार्केट, जिससे कि कंज्यूमर्स की चॉइस ब्रॉड हो गई, वाइडन हो गई। कंज्यूमर्स के पास वैरायटी ऑफ चॉइस अवेलेबल थी अब मार्केट में। इन वैरायटी ऑफ चॉइसेस की वजह से कंज्यूमर्स की जो एक्सपेंडिचर थे या कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो थी वो इंक्रीज़ होने लगी। हालांकि पैसा लोगों के पास इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा अमीर नहीं थे, रिच नहीं थे हमारी इकोनॉमी, लेकिन वैरायटी ऑफ चॉइस की वजह से द कंज्यूमर्स आर बीइंग ल्योर्ड, कंज्यूमर्स को लुभाया जा रहा था वैरायटी ऑफ गुड्स की वजह से। और हमने फिर वेस्टर्न जो कल्चर था वो अडॉप्ट किया। वो वेस्टर्न कल्चर क्या था कि द पीपल वर स्टार्टेड बाइंग थ्रू स्पेंडिंग, सॉरी, पीपल वर स्टार्टेड स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग्स या स्टार्टेड बाइंग थ्रू लोन्स और ऑन लोन्स। दैट मीन्स हम जो है एक्स्ट्रावेगेंट मैनर में जो है स्पेंड करने लगे, फिजूल खर्ची ज़्यादा होने लगी। हालांकि पैसा उतना या इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट स्टिल उससे ज़्यादा हम खर्च कर रहे थे। और वो कैसे हो रहा था, वो लोन्स के थ्रू हो रहा था, उधार पे हो रहा था। मीन्स हम बोरो करके, पैसा बोरो करके और फिर ख़रीद रहे थे। जैसे कि आज के टाइम पे हम कहते हैं ईएमआईज, ओके, फाइनेंस करा लिया किसी चीज़ को, दैट इज़ स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग्स। हमारे पास पैसा उतना नहीं है लेकिन हमने उसको फाइनेंस करा लिया। मैंने गाड़ी खरीद ली है, पैसा नहीं है उतना मेरे पास, मैंने फाइनेंस करा लिया है, ओके। मैं ईएमआईज पे करता रहूँगा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में उसे पे करूँगा। दैट मीन्स एक तरीके से बोरोइंग्स ही हैं। तो मैंने खरीद लिया है, मैंने खर्च कर दिया है बोरो करके, तो ये मेरे ऊपर एक बर्डन क्रिएट कर रहा है, ओके। मेरी फ्यूचर इनकम को रिड्यूस कर रहा है ये, क्योंकि फ्यूचर में वो पैसा जो मेरी इनकम है उसका कुछ हिस्सा मुझे दूसरे को पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उससे उधार ले लिया है एक तरीके से। तो इस तरीके की एक्स्ट्रावेगेंट जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने लगे, एंड दिस क्रिएटेड द कंज्यूमरिज्म। दैट मीन्स इकोनॉमीज़ ने जानबूझ के, सॉरी, एमएनसीज ने जानबूझ के कंज्यूमर्स को ग्रेटर चॉइस या ग्रेटर फ्रीडम प्रोवाइड की, ताकि वो जो है अपनी जो डिमांड है वो उसको इंक्रीज़ करें। और उस डिमांड का सीधा सीधा बेनिफिट किसको मिलेगा, एमएनसीज को, क्योंकि उनके ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे। और ये कुछ हाउस होल्ड्स के लिए, मेनली जो मीडियोकर्स थे या पुअर हाउस होल्ड्स थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट कर रहा था, या उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल या वल्नरेबल हो रही थी, क्योंकि उनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट स्टिल दे वर स्पेंडिंग मोर देन देयर इनकम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हमने पढ़ा कि डिमांड बढ़ गई है या डिमांड इंक्रीज़ हो गई है। जब डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो ऑब्वियसली प्राइसेस स्टार्टेड टू राइज, और इसने इन्फ्लेशनरी कंडीशंस अराइज कर दी। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी कंडीशंस भी अराइज हो गई, जो कि एक दैट वाज नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी, और यू कैन से इट मे क्रिएट अ हर्डल इन द
process of economic growth. The next one is lopsided growth process. जो growth process LPG policies ने start की, that was single sided. That means that was not inclusive growth. It was not focusing all the sectors equally. ये जो ग्रोथ प्रोसेस थी इंक्लूड नहीं करती थी सभी सेक्टर्स को इक्वली फोकस नहीं करती थी. ये कंसंट्रेटेड थी कुछ ही सेक्टर्स को लेके, या कुछ ही सेक्टर्स तक कन्फाइंड थी, लिमिटेड थी या सीमित थी. ओके, इट वाज नॉट इंक्लूसिव. मेनली जो ग्रोथ थी वो फोकस्ड थी सर्विस सेक्टर को लेके, मेनली आईटी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो थी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन था, और इस वजह से एमएनसीज को या सर्विस सेक्टर को चीप कॉस्ट पे लेबर फोर्स इजीली अवेलेबल हो जाती थी इंडिया में. दैट्स वाई रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ. लेकिन लेबर फोर्स इजीली अवेलेबल थी, जो कि मेन कंपोनेंट है सर्विस सेक्टर का, क्योंकि सर्विस सेक्टर को रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है. बहुत स्मॉल लेवल पे उनको रॉ मटेरियल चाहिए थोड़ा बहुत, उनको ज़्यादातर जो है वर्क फोर्स चाहिए, और वो वर्क फोर्स इंडिया में ईजिली अवेलेबल हो रही थी. दैट्स वाई IT एंड BPO सेक्टर वर स्टार्टेड राइजिंग और इमर्जिंग इन द इंडियन इकोनॉमी. ओके, तो ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के आसपास या इर्द गिर्द घूम रही थी, जो LPG पॉलिसीज़ की जो बेनिफिट्स थे, मेनली सर्विस सेक्टर की तरफ. एंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो तो कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया था. तो जो मेनली फार्मर्स थे दे वर डाइवर्टेड टू द कमर्शियल फार्मिंग और कमर्शियल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स और फूड क्रॉप्स, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में जो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी वो क्रिएट हो गई. हालांकि हमने मिड 1960s में ये पढ़ा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बाद वी वर बिकम सेल्फ सफिशेंट. ओके, हम सेल्फ सफिशेंट बन गए थे. हम अपनी जो फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट थी या डोमेस्टिक कंजम्पशन रिक्वायरमेंट थी उसको खुद ही फुलफिल कर लेते थे, इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे. लेकिन 1991 के बाद जब एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ सर्टेन पॉलिसीज़ नहीं अडॉप्ट की गई LPG में, तो जो था कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन या कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग हुआ, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ, और हमारी जो डिमांड थी, डोमेस्टिक डिमांड थी फूड ग्रेन्स की, वो हम फुलफिल करने में अनेबल थे. एंड वी need to depend on imports for fulfilling our consumption requirement. The next one is cultural erosion. Cultural erosion means our social and cultural values were fading away due to the Western culture, or due to the dominance or influence of Western practices in the market. जैसे कि MNCs मार्केट में एंटर हुई तो अपने साथ सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स नहीं लेके आई, वो अपने साथ उन अपनी वेस्टर्न प्रैक्टिसेस और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी लेके आई. मीन्स सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, वेस्टर्न सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस भी मार्केट में एंटर हुई अलॉन्ग विद द वेस्टर्न प्रोडक्ट्स और द फॉरेन प्रोडक्ट्स. जो MNCs मार्केट में आई तो उनके साथ उनके प्रोडक्ट्स ही नहीं आए, सिर्फ वहाँ की सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस भी मार्केट में एंटर हुई. एंड वी पीपल स्टार्टेड गिविंग अप आवर ओन सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस टू अडॉप्ट दो सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस. और वो क्या थी सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस? दीज वर द practices in which each and every wanted to become independent. मतलब जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर कोई जो है इंडिपेंडेंट होना चाहता है. ओके, आफ्टर 16 दे लीव देयर चिल्ड्रन टू बिकम इंडिपेंडेंट इवन. तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो है इंडिया में भी होने लगी, और इन सब प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में, इन सब इंडिपेंडेंट जो एक्टिविटीज़ थी उनको अडॉप्ट करने में, और यू कैन से इन द रेस ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट वी पीपल वर foregoing our or sacrificing our social and family responsibilities or the responsibilities towards our family and society. तो हम लोगों ने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉरगो करना है या सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया. मतलब हम भूल गए थे कि हमारी भी कुछ सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं. वी वर अ सोशल एंड कल्चरली रिच कंट्रीज़ जिनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो फेड होती गई या फिर धुंधली पड़ती गई. इन शॉर्ट वी कैन से दैट हमने पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, जो कि हमारी जो सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी, अब वो सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इरोड हो गई या फिर फेड अवे हो गई, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी वीक हो गई. अब हम टोटली डिपेंड हो गए दूसरी कंट्रीज या दूसरी इकोनॉमीज़ के ऊपर. So these were the negative points or negative imports. So after analyzing both positive and negative impacts, we can say that the negative impacts were more critical than the positive impacts or the benefits which we have
experienced due to LPG policies. मेनली जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हमारे लिए प्रूव हुए. जो बेनिफिट्स उतने ज़्यादा नहीं दिए एलपीजी पॉलिसीज़ ने जितने ज़्यादा हमारी जो नेगेटिव पॉइंट्स है नेगेटिवली अफेक्ट किया हमारी इकोनॉमी को. सो हेयर वी हैव सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच may be proved as the directives. That means these directives are saying that we should have adopted the policies with the help of some protective measures or by using some protective measures. That means जिस तरीके से या जिन manners में इन policies को adopt किया गया है implement किया गया वो सही नहीं थे हमारी economy के लिए. Government को कुछ अलग तरीके से इन policies को जो है implement किया जाना चाहिए था. हालांकि that was compulsion. इन policies को हम ये we cannot deny that we should government should not adopt or implement these policies in the economy. That was not the right time. Of course that was the right time because we had no choice. The government had no choice apart from these policies to adopt or to implement. हालांकि वो पॉलिटिकल चॉइस नहीं थी. ठीक है, उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करना हमारी गवर्नमेंट की चॉइस नहीं थी और हम ये भी कह सकते हैं उसके अलावा भी कोई चॉइस नहीं थी. दैट वाज द ओनली चॉइस द गवर्नमेंट हैड टू अडॉप्ट. ओके, उसके अलावा हम देखें तो दैट वाज द इकोनॉमिक कंपल्शन. दैट वाज द प्रेशर मेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज ऑन द इकोनॉमी और द गवर्नमेंट. हम पहले भी डिस्कस किए, ये हमारी पॉलिटिकल चॉइस नहीं थी, गवर्नमेंट की चॉइस नहीं थी. हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया, फोर्स किया गया, कंपल्शन थी हमारे लिए इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया गया उसके अलावा कुछ और तरीके या मेजर्स हो सकते थे, कोई और रास्ता हो सकता था इनको इम्प्लीमेंट करने का. सो what could be the way in which these policies could have been implemented? So we know that LPG policies were the only way to accelerate the pace of growth at that time. हमारे लिए एक अकेला चॉइस यही था. बट वी शुड हैव अडॉप्टेड दीज पॉलिसीज विद सम प्रिकॉशंस. कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए थे जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के जो इंटरेस्ट थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनको ध्यान में रखता. सो पॉलिसीज अडॉप्ट करना अकेली चॉइस थी, इंप्लीमेंट करना अकेली चॉइस थी, लेकिन अडॉप्ट करने का तरीका अलग हो सकता था. दैट मीन्स कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स, इकोनॉमिक प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ अडॉप्ट किए जा सकते थे. फुल फ्रीडम जो है या फुल ग्लोबलाइजेशन को हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था. Though it was an economic compulsion, but we should not surrender to big players. That means the point is saying that MNCs को full freedom economy में नहीं मिलनी चाहिए थी. कुछ हद तक गवर्नमेंट को उनमें इंटरवीन या फिर कंट्रोल रखना चाहिए था, जिसकी वजह से वो हम MNCs हमारी कंट्री को ड्राइव नहीं करती. ओके, जो ड्राइविंग फोर्स जो प्रूव हुई MNCs उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी के, जो हमारी मार्केट को ड्राइव कर रही थी, कंप्लीटली डोमिनेट कर रही थी हमारी मार्केट को, वो नहीं होता अगर गवर्नमेंट कुछ हद तक इंटरवीन करती या कंट्रोल करती. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सेइंग दैट एफडीआई, जो ट्रेड के अलावा हम बात इन्वेस्टमेंट की करें, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जिसको काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल मिला, दैट मीन्स कुछ सेक्टर्स में 100% अप्रूवल भी मिल गया था एफडीआई को. मीन्स एमएनसीज कंप्लीटली अपनी यूनिट सेटअप कर सकती थी, डोमेस्टिक यूनिट्स के साथ पार्टनरशिप की ज़रूरत भी नहीं थी. ओके, तो अगर गवर्नमेंट उन एफडीआई को डायरेक्ट करती, चैनलाइज करती टू सम इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट इकोनॉमी को मिलता. गवर्नमेंट ने अप्रूवल तो दे दी लेकिन उनको चैनलाइज नहीं किया. दैट मीन्स ये डायरेक्शंस नहीं दी कि जो 100% अप्रूवल होगी ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए होगी. उन्होंने 100% अप्रूवल सिर्फ उन इंडस्ट्रीज़ के लिए, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए दी जिसका बेनिफिट हमारी इकोनॉमी को नहीं हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट एमएनसीज़ को हुआ. लाइक सर्विस प्रोवाइडिंग, लाइक प्रोसेस्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, लाइक जो भी आज हम देख रहे हैं, KFCs हैं, डोमिनोज हैं, ये रिटेल चेन्स हैं. ये हमारी इकोनॉमी के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं सिर्फ उनको अपने लिए यूज़ कर रही थी. हमारी कंट्री को कोई बेनिफिट इनसे नहीं हुआ. मतलब हमारी कंट्री के लिए इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जिससे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी की या कंट्री की इंक्रीज होती. सो द गवर्नमेंट शुड हैव adopted such measures that FDI could be allowed to 100% for those only which were engaged or which were doing infrastructural activities, so that these facilities or these infrastructural facilities could have increased our production capacity. So we can say that जो हमारी इकोनॉमी थी उसको बचाने का इकलौता रास्ता एलपीजी था, लेकिन उनको अडॉप्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ अलग तरीके या फिर हम कह सकते हैं एक मॉडिफाइड जो पॉलिसीज़ थी वो अडॉप्ट की जा सकती थी. ओके,